हेलो एवरीवन, मैं राज किशोर। राज कॉमर्स क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटी एक्ट 2000 का अगला पार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था आईटी एक्ट का इंट्रोडक्शन प्लस उसका ऑफसेट, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटी एक्ट का फीचर्स। आईटी एक्ट के जो फीचर्स है, आप इसको ये समझ सकते हो कि एक्चुअली आईटी एक्ट का क्या फंक्शन है, क्या मेन काम है आईटी एक्ट का, क्या क्या वो मुख्य भूमिका क्या करता है, रोल प्ले करता है आईटी सेक्टर में, या आईटी सेक्टर से होने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रसंग उसको किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए वो प्रोविजन तैयार करता है। और साथ में हम लोग देखने वाले हैं कुछ कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर आईटी एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली आईटी एक्ट का जो क्रिएशन हुआ था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वर्क को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने आईटी एक्ट को क्या किया था, सैंक्शन किया था, लागू किया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करते हो, डेटा फाइलिंग करते हो, या फिर जो भी आप डेटा को क्या करते हो, आप लोग सिक्योर करते हो, उसको वैलिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने आईटी एक्ट को लाया था। तो कुछ कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर आईटी इलेक्ट्रॉनिक बेस पर डॉक्यूमेंट जो है वो कहना चाहिए मान्य नहीं होते, वहाँ पर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दो टॉपिक पर आज हम लोग इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एक तो आईटी एक्ट का फीचर्स, क्या फीचर मतलब मेन उसके कार्य क्या क्या है, और साथ साथ भी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ द आईटी एक्ट 2000। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, all electronic contracts made through secure electronic channel are legally valid। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो आप इलेक्ट्रॉनिक वे पे करते हो और वो सिक्योर चैनल के थ्रू हो रहा है और जिसकी कहना चाहिए सेट के थ्रू परमिशेबल है, वो वैलिड माने जाएंगे। यानी आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर, यानी आप कहना चाहिए सॉफ्टवेयर बेस पर या आईटी बेस पर किसी को प्रपोजल दे सकते हो। सामने वाला चाहे तो वो उसी मीडियम में क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और इसे क्या किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके अगर आप कोई प्रपोजल या कोई एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। ये फीचर्स है किसका, आईटी एक्ट का। दूसरा, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसको हम लीगल वैलिड प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000। अगर आप यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल कर सकते हो तो हाँ, अगर डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो वो भी क्या होगा, मान्य होगा, वैलिड होगा। उसके बाद है सिक्योरिटी मेजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिगार्ड्स एंड द डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा वो सारे कहना चाहिए प्रोविजन बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और डिजिटल सिग्नेचर को। अगर कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का और डिजिटल सिग्नेचर का कोई गलत या दुरुपयोग इस्तेमाल करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। यानी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि इनका सही इस्तेमाल हो सके। कौन, हमारा आईटी एक्ट 2000। ठीक है, उसके बाद है ये वाले टॉपिक थोड़ा सा काम का है हमारा। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4, 5, 6 बिल्कुल रिलेवेंट है। मैं पहले आपको ओरली पर डिस्कशन कर देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 4, 5, 6 क्या होता है। देखो, अगर हमारा कहना चाहिए आईटी एक्ट के थ्रू अगर किसी भी बात में किसी दो पार्टियों में कोई विवाद हो जाती है, आर्गुमेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक कहना चाहिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, एओ का हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। मतलब अगर कहीं पर कोई साइबर क्राइम हो गया या तो फिर कहीं पर कोई आर्गुमेंट हो गया, किसी के बीच में किसी ने मिसयूज कर दिया, तो इस घटना के लिए हम लोग एक एडजुडिकेट ऑफिसर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो आप अपनी किसी भी साइबर क्लेम को आप किसके पास करोगे, एडजुडिकेटेड ऑफिसर के पास करोगे। ठीक, अगर एडजुडिकेटेड ऑफिसर के डिसीजन से सामने वाला संतुष्ट नहीं है या उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वो जाएगा एपिलेटेड अथॉरिटी के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, एपिलेटेड अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग, है ना। ठीक है, वो जाएगा आपके पास क्या, एपिलेटेड ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के पास जाएगा। ये दूसरा केस होता है। अगर मान लो एपिलेटेड ट्रिब्यूनल या एपिलेटेड जुडिकेशन ऑफिसर के पास जो है उसको विवाद का निपटारा नहीं होता है या उससे संतुष्ट नहीं है तो और आगे जाएगा कहाँ पर, ठीक है, वो जाएगा हाई कोर्ट में।
तो 3 लेवल पर हम अपील कर सकते हैं। फर्स्ट जो इंक्वायरी ये जो बिठाई जाएगी किसी भी घटना पर, है ना, साइबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर अगर कोई आर्गुमेंट आती है या कोई विवाद या कोई केस घटना हो जाती है, तो इसके लिए हम लोग एजुकेटेड ऑफिसर का हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। फिर अगर उसकी कार्रवाई के विरुद्ध अगर किसी को अपील करना है तो आप कर सकते हो कहाँ पर, आप एपिलेटेड ट्रिब्यूनल में कर सकते हो। और अगर एपिलेटेड ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से अगर आप संतुष्ट नहीं तो ऊपर कहाँ जाओगे, आप हाई कोर्ट में जाओगे। यही बात लिखा है ऑप्शन नंबर 4, 5, 6 में। एक बार रीड कर लेते हैं। अब प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर द होल्डिंग इंक्वायरीज अंडर द एक्ट इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, अगर कहना चाहिए किसी भी इंक्वायरी करना है इस एक्ट के अंदर, अगर कोई इंक्वायरी करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे क्या, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका पूरा प्रोविजन जो है या जो पूरा प्रोसीजर है हमारा आईटी एक्ट 2000 में क्या है, उसका प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक, मतलब किसी भी इंक्वायरी के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का कैसे अपॉइंटमेंट होगा वो आपको आईटी एक्ट 2000 बताएगा। ठीक, और उसका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम क्या रहेगा, वो किसी भी मुद्दे का क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। अगर आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के इंक्वायरी के विरुद्ध अपील करना है तो आप कहाँ जाओगे, तो आपको जाना पड़ेगा, है ना, आपको जाना पड़ेगा एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। और एपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन कैसे हुआ उसका प्रोविजन आपको कौन बताएगा, हमारा आईटी एक्ट 2000 बताएगा। मतलब ये बताएगा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। साथ साथ आईटी एक्ट 2000 आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि एक कहना चाहिए रेगुलेटरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, वो उसका कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसके भी प्रोविजन आपको आईटी एक्ट में ही मिलेंगे। मतलब प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ साइबर रेगुलेटरी एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट। इस एक्ट के थ्रू हमें क्या करते हैं, एपिलेट ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर आपको आईटी एक्ट में आपको बताया गया है। इसके अलावा एन अपील अगेंस्ट द अंडर of the cyber appellate tribunal is provided only in the high court। अगर आपको कहना चाहिए साइबर appellate tribunal के विरुद्ध में आपको कोई अपील करना है तो केवल कहाँ संभव, हाई कोर्ट तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने का पूरा प्रोसीजर बताएगा। ये एक्ट आपको वो सारे प्रोविजन बताएगा जिससे साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हो सकती है। और साथ साथ इनके विरुद्ध अगर आपको, यानी इनके विरुद्ध कहने का मतलब साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अगर आपको कोई कार्रवाई करना है तो उसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा कहां पर, हाई कोर्ट में। ठीक, इन सब चीज के प्रोविजन जो है वो कौन बनाता है, हमारा आईटी एक्ट 2000 बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट आपको क्या बता के रखता है, प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। एक कहना चाहिए पर्सन होता है जिसको लोग बोलते हैं सीसीए। क्या बोलते हैं, सीसीए। सीसीए को पहले देख लो, उसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीसीए, इसकी अपॉइंटमेंट भी हमारे आईटी एक्ट के प्रोविजन के थ्रू किया जाएगा। तो सर ये सीसीए है तो काम क्या करता है, एक्चुअली ये क्या करता है, सीसीए क्या करता है, ये लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करता है किसको, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। क्या, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको ये लाइसेंस देने का काम करेगा या उसको रेगुलेट करने का काम करेगा कौन, सीसीए। और सीसीए का कैसे अपॉइंटमेंट होगा वो बताएगा हमारा आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट के 2000 के प्रोविजन के अनुसार आप एक सीसीए का क्या करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे। और सीसीए करता क्या है, तो सीसीए ये काम करता है, ये सीसीए का वर्क ये है, सीसीए का वर्क है एक कहना चाहिए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी सीसीए का जो वर्क होता है ये आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लाइसेंस। क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लाइसेंस, साथ साथ रेगुलेट करेगा किसको, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए हम सीसीए को एस्टैब्लिश करते हैं। और सीसीए का एस्टैब्लिशमेंट होगा हमारे आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजन के अनुसार।
तो सर ये ठीक है, सीसीए को बनाएगा हमारा आईटी एक्ट। सीसीए लाइसेंस प्रोवाइड करता है सीए को, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है? ये वही पर्सन है जो आम लोगों को, जिनको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये उनका वेरिफिकेशन करके या उनके पर्याप्त डॉक्यूमेंट लेकर के उनको डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? जारी करता है। ठीक है, तो भाई अगर जिन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, ठीक है, वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो पर्सन होगा, ठीक है, जो क्या करता है? डिजिटल सिग्नेचर जारी करता है। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसका अपॉइंटमेंट या इसको लाइसेंस कौन देगा? तो देगा हमारा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसे अपॉइंट होगा? ये हमारा आईटी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है आपके पास ऑप्शन नंबर 7 में। क्लियर है? तो कुल मिलाकर हमारा आईटी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार किसी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करता है? वो लाइसेंस जारी करता है आपके पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। ये बनाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या काम करता है? वो डिजिटल सिग्नेचर जारी करता है पब्लिक को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 8 है, ये आपको बताता है एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कंट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ये जो एक्ट है आईटी एक्ट 2000 है, वो भारत के बाहर भी अगर किसी भी मुद्दे पर अगर कहना चाहिए आईटी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट संविदा लागू होता है तो उस पर भी इसके रूल्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। यानी आईटी एक्ट 2000 भारत के बाहर पर भी जो अगर कहना चाहिए इंडिया से जुड़ी कोई संस्थान या कहना चाहिए इंडिया से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भारत के बाहर प्लेस में भी जाकर क्या करता है? वो क्या करता है? अपन इलेक्ट्रॉनिक वे पे कोई सुविधा तैयार करता है तो उस पर भी ये क्या होगा? इसके रूल्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। तो मतलब एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कंट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर भी अगर किसी कहना चाहिए ऑफेंसेस पर या कंट्रोवेंशन अगर होती है, अगर इंडिया के लोग या फिर इंडिया की कोई कंपनी या इंडिया का कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, भारत के बाहर जाकर कोई क्या करता है? ऑफेंसेस मतलब अपराध काम करता है या फिर कंट्रोवेंशन हो जाती है इसके तहत, इलेक्ट्रॉनिक के तहत, तो उसके लिए भी इसके रूल्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर क्या हो सकता है? केस या जुर्म हो सकता है या उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा है ये क्या करता है? इस एक्ट के थ्रू अगर कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर है या कोई अदर ऑफिसर है, वो किसी भी पब्लिक के ऊपर क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है या उसको अरेस्ट कर सकता है बिना कोई वारंट के। यानी यहाँ कहना चाहिए आईटी एक्ट के कोई ऑफिसर चाहे तो बिना वारंट जारी किए भी या बिना सर्च वारंट के उसकी सर्चिंग कर सकता है उस प्लेस की, और साथ साथ उसको अरेस्ट भी कर सकता है। इतना पावर दिया गया है। मतलब आईटी एक्ट 2000 के थ्रू यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर को या ऑफिसर को इतनी पावर दी गई है कि वो बिना अरेस्ट वारंट के या सर्च वारंट के भी वो किसी भी जगह का या किसी भी पर्सन को सर्च और अरेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर। वो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो है ना, उसको एडवाइस करने के लिए और कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट से संबंधित एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी का गठन किया जाता है। और ये एडवाइजरी बॉडी भी इस एक्ट के अनुसार क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। मतलब हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एक हम क्या करेंगे? एक एडवाइजरी बॉडी का भी गठन किया जाएगा इस एक्ट के अनुसार, जो क्या करेगा? केंद्र सरकार को और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या करेगा? एडवाइस क्या करेगा? जारी करेगा। वो सलाहकार समिति के रूप में क्या किया जाएगा? अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो सरकार को समय समय पर सलाह देगा, है ना, एडवाइस देगा, और साथ साथ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी क्या करेगा? एडवाइस देता रहेगा। मतलब एक एडवाइजरी बॉडी का भी इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो केंद्र सरकार को और कंट्रोलर को क्या करेगा? एडवाइस करता रहेगा समय समय पर। तो ये थे कहना चाहिए आपके पास फीचर्स। एक बार रिपीट करते हैं। हमने जो फीचर्स दे रखे थे 10 फीचर हमने पढ़ा, ठीक है। तो आईटी एक्ट 2000 के 10 मुख्य कार्य क्या क्या हैं? क्या मेन फीचर्स है इसके? पहला, ये क्या करेगा? ये एक्ट क्या करता है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बेस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको लीगल गारंटी प्रदान करता है।
दूसरा ये डिजिटल सिग्नेचर को क्या करता है, लीगल वैलिडिटी प्रदान करता है। तीसरा जो है कहना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या सिग्नेचर को सिक्योर करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चौथा जो है ना, चौथा जो आपके पास ये अपॉइंट करता है किसको, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को फॉर एनी इंक्वायरी पर्पस के लिए, किसी भी इंक्वायरी पर्पस के लिए हम एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के विरुद्ध हम अगर कोई कार्रवाई करनी है या उसके अपील के विरुद्ध कोई दूसरा हमको अपील करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। और इसका भी अपॉइंटमेंट या इसका भी एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा होता है, आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजन के द्वारा होगा। तो आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजन के अनुसार एस्टेब्लिश करेंगे हम किसको, साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी को, ठीक है, जहां पर किसी भी असेसिंग ऑफिसर एओ के विरुद्ध क्या होता है, अपील होता है। यहाँ पर एओ का गठन होगा और एओ की कार्रवाई के विरुद्ध अगर कहना चाहिए कोई अपील करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलेटरी साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। आप इसके पास जाकर आप अपील कर सकते हो और इसका गठन भी आईटी एक्ट के थ्रू किया जाएगा। और साथ साथ अगर मान के चलो रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो आपको हाई कोर्ट में जाकर आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। इसके साथ साथ है ना, आईटी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, अपॉइंटमेंट होगा। ये क्या काम करेगा, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी का क्या करेगा, वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा या फिर उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है, जो पब्लिक को, जिनको डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है उनको डिजिटल सिग्नेचर इशू करता है, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का कंट्रोलर कौन होता है, सर्टिफाइंग कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट आईटी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा जो है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 था वो ये था कि ये भारत के बाहर भी अगर कोई ऑफेंसेस हो जाती है या फिर कोई कंट्रोवर्शन होती है तो उस पर भी इसके रूल्स क्या होते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसका कनेक्शन इंडिया से है, ठीक है। और हमारा वर्क प्लेस का हो रहा है, फॉरेन हो रहा है, तो वहां पर भी इसके रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर कहना चाहिए कोई सीनियर ऑफिसर या फिर कोई ऑफिसर किसी भी पर्सन को इस इंक्वायरी पर्पस पर क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है और उसको अरेस्ट भी कर सकता है बिना, कहना चाहिए आपके कारण सॉरी उनको सर्चिंग कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट्स के। और लास्ट आपके पास यहाँ पर इस प्रोविजन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक कहना चाहिए एडवाइजरी बॉडी हम स्टैब्लिश करते हैं जो केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या करता है, एडवाइस करते रहता है। अब एक पॉइंट और है हमारे पास इसमें, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आईटी एक्ट है 2000 वो कुछ कुछ जगह पर अप्लाई नहीं होगा, यानी वहां पर आपको कहना चाहिए आपके पास जो डिजिटली रिकॉर्ड है या तो फिर जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर जो डॉक्यूमेंट है वो काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको फिजिकल कॉपी में ही आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अगर बात इन जगह की आ जाती है तो सेक्शन 14 ऑफ आईटी एक्ट 2000 नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 कहता है कि आईटी एक्ट 2000 नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। नीचे के दस्तावेजों पर, नीचे के डॉक्यूमेंट पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलेगा, आपको वहां पर कहना चाहिए फिजिकली आपको पेपर वर्क वाला क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आप डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते या कॉन्ट्रेक्चुअल मोड वो उसकी मान्यता नहीं होगी। कब, तो ये सब उसके अपवाद हैं जहां पर आईटी एक्ट जो है उसके रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको फिजिकली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हो, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई आपके पास प्रोमिसरी नोट या हुंडी बनाते हो तो आपको नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट बनाते समय आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आपको फिजिकली ही आपको क्या करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। लेकिन चेक को छोड़कर, चेक के कंडीशन में क्या होता है, मेल चेक वगैरह, आजकल स्कैन चेक का परमिशन है, तो चेक का कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉनिक काम आ जाती है। लेकिन चेक को छोड़कर और भी दूसरे जो नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं
लाइक प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, तो उन पर जो है आईटी एक्ट के रूल्स लागू नहीं होते, या वो डॉक्यूमेंट जो आपको फिजिकली बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। और कहाँ कहाँ आपको पेपर वर्क पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट संविदा बनाना है या डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आप काम नहीं कर सकते, आपको फिजिकली ही तैयार करना पड़ेगा अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882। वहां पर आईटी एक्ट के रूल्स या प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तीसरा सर, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट का समिति का निर्माण कर रहे हो तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। जैसे मान लो हम बिल बनाते हैं, वसीयतनामा बनाते हैं, तो वसीयतनामा भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे नहीं तैयार करोगे, उसके डॉक्यूमेंट आपका नहीं काम आएगा। वसीयतनामा जो है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के द्वारा प्रोविजन में जो प्रोविजन बताया गया है उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, वहां पर आईटी एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ entering into a contract for the sales of the currency of a immobile property or any interest of such property। immobile नेचर का कोई प्रॉपर्टी का आप कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ करेंसी बना रहे हो, तो उस समय भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड पर डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, आपको कहना चाहिए, है ना, आपको फिजिकली आपको क्या करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। साथ साथ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दूसरी हित को लेकर भी आपको आईटी एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। और लास्ट हमारे पास any such class of the document or transaction as may be notified by the central government the gazette। अगर केंद्र सरकार किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पर या किसी भी ऐसे आपके कहना चाहिए एग्रीमेंट या कोई भी ऐसा सेल्स ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन जो ऑफिशियल गैजेट में केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है कि इस पर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो उस पर भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब कुछ सर्टेन प्लेसेस हैं जहां पर हमारे आईटी एक्ट के रूल्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। बाकी आईटी एक्ट जहां पर स्पेशली डिक्लेयरली मेंशन नहीं है, वहां हर जगह आपको आईटी एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस कहना चाहिए आईटी एक्ट के जो बाकी जो हमारे पास जो टॉपिक्स बच रखे हैं उसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।